तो बिफोर वी स्टार्ट न्यू टॉपिक, थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो यस्टरडे वी स्टार्टेड विथ, इफ यू रिमेंबर, वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशन मतलब बेसिकली द आइडिया इज कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है तो हम वेक्टर के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई, क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर ऑपरेशंस। तो हमने पहला ही वेक्टर ऑपरेशन देखा था, इफ यू रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। हमारे पास एक वेक्टर था पी बार। इस पी बार वेक्टर को अगर मैं एक स्केलर एस से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट अ न्यू वेक्टर। एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना मतलब एक नया वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा बट मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट। So you will get a new vector q bar such that q bar is equal to s into p bar. So remember this, s into p bar. Multiplying a vector with a scalar gives you a new vector in the direction of the original vector but with different magnitude. तो हमने ये कल पहला वेक्टर ऑपरेशन देखा था and then this was the first vector operation. इसके बाद if you remember what we have done after this, addition or subtraction of two vectors. Addition or subtraction of two vectors when they have same direction or they have opposite directions. हमारे पास एक वेक्टर है, we have a vector p bar, we have a vector p bar and a vector q bar. दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट वेक्टर r बार विल बी इक्वल टू p बार प्लस q बार और मैग्नीट्यूड विल बी डायरेक्टली r प्लस p प्लस q। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, अगर आप दो स्टेप, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग 2 स्टेप्स फॉरवर्ड देन 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो ये पहला वेक्टर बन गया p बार और ये दूसरा वेक्टर बन गया q बार। तो इन टोटल ओरिजिन से आप हो 2 + 3 मतलब कितना? 5। तो दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम हो तो हम डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। ये हम रियल लाइफ में भी बहुत जगह पे अप्लाई करते हैं। आई टोल्ड यू, आई गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ से नासिक 150, वहाँ से मुंबई 160, तो यहाँ से नासिक इज वन वेक्टर p बार, वहाँ से मुंबई इज सेकंड वेक्टर q बार। तो p बार प्लस q बार मतलब हियर टू मुंबई 150 + 160 कितना? 310। क्लियर? तो जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्टली उसका एडिशन होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। मतलब क्लियर? देन इंस्टेड ऑफ सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐसा हो सकता है हमारे पास दो वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? हम बड़े वेक्टर में से छोटे को माइनस कर लेते हैं। तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर आएगा q बार माइनस p बार, राइट? और डायरेक्शन होगा q बार का। जो भी वेक्टर बड़ा होगा उसका डायरेक्शन। अगर उल्टा होता, फॉर एग्जांपल उल्टा होता मतलब हमारे पास जो वेक्टर है p बार, इट इज ग्रेटर इन लेंथ कंपेयर्ड टू q बार, तो क्या लिखोगे? p बार माइनस q बार। So when you have two vectors which are oppositely directed, then addition is nothing but subtraction. सिर्फ ये ध्यान देना है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, that's it. So subtract smaller vector from bigger vector and the direction is of bigger vector. यहाँ तक clear? Good. Then इसके बाद हमने स्टार्ट किया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जरूरत क्यों हुई? बिकॉज रिमेंबर, हमारे पास एक वेक्टर है p बार, हमारे पास और एक वेक्टर है q बार। ना ये सेम डायरेक्शन में है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिजल्टेंट? क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में थे तो हम डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, जब अपोजिट डायरेक्शन में थे हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। बट नाउ इन दिस केस बोथ वेक्टर्स
they are neither in the same direction, they are nor in opposite direction, they are at some angle to each other. जब दो वेक्टर में कुछ एंगल बने तो डायरेक्ट एडिशन या डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए हमको एक रूल लगता है, जिस रूल को हमने नाम दिया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कल मैंने ये सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, आज हम इसका डिटेल देखेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो बेसिकली अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो बहुत सिंपल आइडिया है। सपोज ये पॉइंट है O, हम O से A गए, ये बन गया पहला वेक्टर, फिर A से B गए तो ये बन गया सेकेंड वेक्टर। अल्टीमेटली यू आर गोइंग फ्रॉम O टू B। और अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन याद होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच हैज सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ ऑल द वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। मतलब पहला वेक्टर कौन था, P बार, वो कहां से स्टार्ट हुआ, O से, कहां खत्म हुआ, A पे। दूसरा वेक्टर कौन है, Q बार, वो कहां से स्टार्ट हुआ, A से, कहां पे गया, B तक। तो अल्टीमेटली इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट सोचोगे तो स्टार्टिंग एट O एंड एंडिंग एट B। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको आना होता है घर से क्लास तक, तो आप क्या करते हो, चलो पहले यहाँ जाके आएंगे, मे बी फॉर ब्रेकफास्ट, मे बी टू पिक अप योर फ्रेंड, तो यू गो फ्रॉम O टू A, देन यू गो फ्रॉम A टू B। अल्टीमेटली आप कहाँ से कहाँ गए, तो जो पहला वेक्टर था फ्रॉम योर होम टू योर फ्रेंड्स हाउस इज P बार, फिर A से B फ्रॉम योर फ्रेंड्स हाउस टू दिस क्लास Q बार। व्हाट इज द एंड रिजल्ट, आखिरी में हुआ क्या, O टू B। तो हम अगर दो वेक्टर को नहीं दिखाते, हम सिर्फ सिंगल वेक्टर दिखाते तो भी चलता। तो ये जो है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कभी भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर का होता है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, रिमेंबर द डेफिनेशन, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर that gives you same effect of all the vectors combined together, correct। तो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कैसे करना, ये हमने डेफिनेशन में लिखा नहीं था, हमने सिर्फ डिफाइन किया था। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू फाइंड आउट रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसके दो तीन तरीके हैं। अब यू कैन आल्सो से द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम टेल। ये पहले वेक्टर का टेल है, रिमेंबर इसको क्या नाम दिया था हमने, टेल। ये पहले वेक्टर का टेल है, ये पहले वेक्टर का हेड है, और यही पॉइंट सेकंड वेक्टर का टेल है, और ये पॉइंट सेकंड वेक्टर का हेड है। तो अब ऐसा बोल सकते थे रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, बोल सकते हैं। लेकिन हम ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी सी, क्या बन गया एक ट्राइंगल। तो क्या बोल दिया मैंने, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये क्या बना है, ट्राइंगल। अब जस्ट टू डिफाइन ट्राइंगल लॉ को डिफाइन करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हम एक काम करते हैं, इस वेक्टर को पहले तो मैं अलग रख देता हूं, आई कीप दिस सेपरेट, बाद में लाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास ओरिजिनल दो वेक्टर थे, राइट। ये जो ओरिजिनल दो वेक्टर थे ये दो साइड्स है किसके, ट्राइंगल के। लेकिन ट्राइंगल कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। तो क्या है ये, इनकम्प्लीट ट्राइंगल। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, देयर इज अ वर्ड, दो तीन वर्ड यूज करते हैं, टेकन इन ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर मतलब जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। तो टेकन इन ऑर्डर मीन्स जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ। और एक चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पे क्योंकि आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल रहे हो, एडिशन कभी भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का होता है। आप डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड करोगे, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ही ऐड करोगे। आप स्पीड में स्पीड ऐड करोगे, स्पीड और डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर की। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा। तो जब आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट लिखोगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
आपको हर एक चीज अच्छे से बताना है। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, कैसे एक्सप्लेन किया था मैंने कल बताया था आपको, कैसे कैसे करोगे। इफ इफ if two vectors p bar and q bar of the same type मतलब दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट या दोनों के दोनों वेलोसिटी या दोनों के दोनों फोर्स, राइट। if two vectors p bar and q bar if two vectors p bar and q bar of the same type are represented by two sides इसके of an incomplete triangle taken in order then what, then the resultant is represented by third side in magnitude and direction, राइट। तो याद रखना। और यहाँ पे जब मैंने लिखा है थोड़ा सा मैं और चेंज करूंगा, बट स्टेप बाय स्टेप। इफ टू वेक्टर्स p bar and q bar of the same type are represented, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, are represented in magnitude as well as direction, are represented in magnitude and direction, in magnitude and direction by two sides of an incomplete triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction, by the third side is it clear, by the third side of the triangle such that it starts from, कहां से स्टार्ट हुआ, starts from tail of first vector and ends at head of second vector, यहाँ तक क्लियर। तो ये हो गया उसका स्टेटमेंट, सिंपल है। दो वेक्टर्स थे, वो दो साइड्स थे, इनकम्प्लीट ट्राइंगल के, टेकन इन ऑर्डर था, दे आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट है ये थर्ड साइड है किसका, ट्राइंगल का, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सच दैट द रिजल्टेंट स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। ये हो गया आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देयरफॉर फ्रॉम डायग्राम, from figure, what do you see, what do we see from figure, r bar which is resultant, r bar is equal to p bar plus q bar। अब मैग्नीट्यूड की बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता नहीं कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा। डेफिनेटली p प्लस क्यू नहीं आएगा, इट विल नॉट बी p प्लस क्यू, क्योंकि p प्लस क्यू कब आता है, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली p प्लस क्यू नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर। देन अब वो क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, और एक लॉ है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दूसरा एक लॉ है जिसको आप बोलते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हम तब देखेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब ये जो ट्राइंगल लॉ है, ये ट्राइंगल लॉ हम यूज कर सकते हैं टू डिराइव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, आई विल जस्ट टेल यू विद एन एग्जांपल।
देखो जब आप स्केलर एडिशन करते हो, स्केलर एडिशन मतलब नॉर्मल अलजेब्रा जो आप स्कूल में सीखते हो, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, नो डाउट, राइट। लेकिन वेक्टर्स में जरूरी नहीं ऐसा होगा, अगर होगा तो प्रूव करना पड़ेगा। तो वेक्टर में आप p बार प्लस q बार, ये q बार प्लस p बार ही आएगा ऐसा प्रूव करना है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो p बार प्लस q बार करो, मतलब पहले p बार लिखो बाद में q बार लिखो, या फिर q बार प्लस p बार करो, दे शुड बी इक्वल, राइट। तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन बी यूज्ड to prove, to derive some properties. So triangle law of vector addition can be used to prove some important properties. उसमें पहला ही प्रॉपर्टी है कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। तो पहला प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। अब ये वर्ड याद रखना, ये साइंस में आगे जाके बहुत लगने वाला है। कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता पहले किसको लिख रहे हो, दूसरा किसको लिख रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। p बार प्लस q बार इक्वल टू q बार प्लस p बार। आगे जाके मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, p बार मल्टीप्लाइड बाय q बार इज इक्वल टू q बार मल्टीप्लाइड बाय p बार। लेकिन याद रखना उसमें जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वेक्टर में दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन आते हैं। एक को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, एक को हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता, p बार इंटू क्यू बार लिखो या q बार इंटू p बार लिखो, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं चलेगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ मतलब आप क्या कर रहे हो, वेक्टर्स की प्लेस को इंटरचेंज कर रहे हो, हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इट इज एप्लीकेबल एट सम प्लेसेस एंड इट इज एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल एट सम अदर प्लेसेस। तो वो हम बाद में देखेंगे, वो बहुत बाद की बात है। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग वी विल फोकस ऑन एडिशन ओनली, राइट। तो नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या? p बार प्लस q बार इक्वल टू q बार प्लस p बार। तो इफ आई आस्क यू, इफ आई टेल यू टू प्रूव करके बताओ, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले हम लेंगे एक वेक्टर p बार। इमेजिन ये वेक्टर o से स्टार्ट हुआ, a पे खत्म हो गया, ये है p बार। फिर हम लेंगे दूसरा वेक्टर, लेटस से दूसरा वेक्टर q बार, ये a से स्टार्ट हुआ और b पे खत्म हुआ। ये कौन सा वेक्टर आ गया? बाय स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या समझा आपको वेक्टर एडिशन से? जब मैं p बार प्लस q बार लिखूंगा, p बार प्लस q बार लिखूंगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? o से। कहां खत्म होगा? b पे। मतलब बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन p बार प्लस q बार इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ p एंडिंग एट हेड ऑफ q। ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, इसको नाम दे दिया मैंने, लेट अस से r1 बार, राइट। तो एक काम करेंगे, फ्रॉम डायग्राम वी विल आल्सो कीप नोटिंग डाउन। तो फ्रॉम फिगर what we have is p bar plus q bar equal to r1 bar, राइट। अगर मुझे मतलब इक्वेशंस को प्रूव करना मतलब क्या होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था? p बार प्लस q बार, वो क्या आ गया हमारे पास? r1 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया r1 बार। अब वैसे ही राइट हैंड साइड भी शो करना पड़ेगा। तो व्हाट इज राइट हैंड साइड? व्हाट इज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन? q बार प्लस p बार।
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर मैं क्यू बार प्लस प्लस पी बार लिख रहा हूं तो पहला वेक्टर कौन सा है, क्यू, दूसरा वेक्टर कौन सा है, पी। तो जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा है क्या डायग्राम में? नहीं है। डेफिनेटली पहले यहाँ पे कौन है, पी। जहां पे पी खत्म हुआ वहां कौन स्टार्ट हुआ, क्यू। तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। लेकिन जन आपको ये पता होना चाहिए, मैंने कल भी बताया था आपको, इसके लिए हर एक लेक्चर का हर एक छोटे से छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, जेई नीट करना है तो एक भी पॉइंट छोड़ के नहीं करेगा। रिमेंबर, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज टू थिंग्स। कौन सा दो थिंग्स? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये वेक्टर इट कम्स विद अ प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी ऐसा है कि आप इस वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। इसको यहां से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, चलेगा। बट कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन। ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, आप इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहे हो। तो यू कैनॉट चेंज डायरेक्शन एंड यू कैनॉट चेंज मैग्नीट्यूड। जब तक आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो तो डजंट मैटर इस वेक्टर को आपने कहां पे भी रखा। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ, करेक्ट? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, क्यू बार पहले चाहिए था, नहीं था तो मैंने कर लिया, सिंपल, बिकॉज आई नो आई कैन कीप इट हियर आल्सो। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। और पैरेलल है तो डायरेक्शन क्या है, सेम, राइट? सो बोथ ऑफ देम हैज द सेम डायरेक्शन, same direction as well as same magnitude, right? Both of these vectors has same magnitude and same direction. तो अब अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड के, मतलब वो दोनों वेक्टर सेम है, राइट? क्या है, सेम है। लेकिन रिमेंबर, दे शुड आल्सो रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ तो हम वैसे भी सेम की बात कर रहे हैं, पहले बता दिया हमने, बताया था कि नहीं, ऑफ द सेम टाइप। गुड, राइट? तो कंडीशन दूसरा क्या था, जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ, लेट अस से पहला वेक्टर कहां खत्म हुआ, सी पॉइंट पे। कौन सा पहला वेक्टर है, क्यू। तो दूसरा वेक्टर मतलब कौन, पी, वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, सी से। कहां खत्म होना चाहिए, बी पे। तो अगेन सेम थिंग, सेम लॉजिक। लॉजिकली अगर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इफ यू आर नॉट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो विच मीन्स कि आप एक वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ रख दिया, तो ये कौन सा वेक्टर बन गया, कौन सा वेक्टर है ये, राइट? करेक्ट। अब अगर आप इसको सोचोगे, अच्छे से ध्यान दोगे, तो पहले केस में क्या था, पहले केस में हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर था, पहला केस क्या था, पी बार प्लस क्यू बार। तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर, जागो जागो, ध्यान देना यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, resultant should start from tail of first and end at head of b। तो ये था हमारा पहले केस का रिजल्टेंट, जिसको हमने बोला था R1। अब जब दूसरा केस देखोगे तो दूसरे केस में, सेकेंड केस में, केस नंबर 2 में पहला वेक्टर कौन सा है, Q, दूसरा कौन सा है, P। तो रिजल्टेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ Q। टेल ऑफ Q मतलब कौन है, O, एंड हेड ऑफ P, हेड ऑफ P मतलब कौन है, B। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा कौन सा वेक्टर, R2 बार, इसको मैं क्या बोलूंगा, R2 बार। तो R2 बार क्या आएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू R1 बार। ये कौन सा वेक्टर आ गया, R2 बार। क्लियर है तक? तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू R2 बार। बट R1 bar and R2 bar both have same direction and same magnitude also, same magnitude also their
starting and ending points are same. Their starting and ending points are same. नोट्स में इतना डिटेल नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो R1 बार और R2 बार क्या आएंगे, इक्वल। लेकिन R1 बार क्या था, P बार प्लस Q बार, और R2 बार क्या है, हेंस प्रूव्ड हो गया, राइट, करेक्ट। तो हमने पहले लिया P बार, फिर लिया Q बार, तो रिजल्टेंट R1 started from tail of P and it ends at head of Q। फिर हमने पहले लिया Q बार, बाद में लिया P बार, मतलब Q बार प्लस P बार, तो रिजल्टेंट वेक्टर R2 बार it starts from tail of Q and ends at head of P। But in this case ये जो R2 बार मिला, ये और R1 बार they have exactly equal magnitude, exactly same direction, their starting points and their ending points are same, hence हमारा कंक्लूजन ये है कि ये दो अलग अलग वेक्टर है ही नहीं, these two are same vectors। तो R1 बार इक्वल टू R2 बार, लेकिन R1 था P प्लस Q और R2 था Q प्लस P, hence प्रूव कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। मतलब आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैं वापस बता रहा हूँ वो पर्पस, इसका पर्पस क्या है सबका। अभी तक हम लोग 10th के लेवल तक हम सिर्फ नंबर्स को ऐड करते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 4+2 लिखो, 2+4 लिखो, इज द सेम थिंग, डजंट मैटर, करेक्ट। लेकिन वेक्टर्स में जरूरी नहीं है कि लिख ही सकते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया कि लिख सकते हो। एडिशन कम से कम आप पहले वेक्टर को बाद में लिखो या पहले लिखो, डजंट मैटर, पी का पोजीशन डजंट मैटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हो गया पहला लॉ। ट्रायंगल लॉ यूज करके वी कैन प्रूव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। उसमें ये था पहला प्रॉपर्टी, दैट इज वेक्टर एडिशन ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है वेक्टर एडिशन ओबेस एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन ओबेस एसोसिएटिव लॉ। मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव लॉ। राइट, तो एसोसिएट करना इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड का मतलब क्या होता है एसोसिएट, मतलब रिलेटेड टू समथिंग। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ यू आर एसोसिएटेड विथ मी, करेक्ट। अब यहाँ पे एसोसिएटिव का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वेक्टर है, मैं अभी 3 वेक्टर पहले ही ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक पी वेक्टर है, ये O से स्टार्ट हुआ, A पे खत्म हुआ, A पॉइंट पे खत्म हुआ, ये है P बार। लेट अस से मेरे पास दूसरा वेक्टर है जो A से स्टार्ट हुआ और B पे खत्म हो गया, लेट अस से Q बार। लेट अस से मेरे पास एक तीसरा वेक्टर है जो B से स्टार्ट हुआ, C पे खत्म हो गया। डायग्राम नोट्स में अलग होगा लेकिन उसका मतलब सेम ही है, तो नोट्स में थोड़ा सा मैंने अलग रखा है इंटेंशनली, सो दैट यू आल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि हम खुद के एग्जांपल कैसे बनाए। तो हमारे पास 3 वेक्टर है। अब एसोसिएटिव लॉ में 3 वेक्टर लगते हैं, यू विल नीड 3 वेक्टर्स इन एसोसिएटिव लॉ। लेकिन ट्रायंगल लॉ ये कितने वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, 2। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज एप्लीकेबल फॉर 2। वो कैसे यूज करेंगे बताता हूँ, पर ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ही है। तो एसोसिएटिव लॉ आपको क्या बताता है, ये जो हमारे पास 3 वेक्टर है, कौन कौन से 3 है, P बार, Q बार एंड R बार। तो एसोसिएटिव लॉ आपको ये बताता है कि आप पहले P बार प्लस Q बार को ऐड करो, क्योंकि जब आप P और Q को ऐड करोगे तो ये दोनों कंबाइन होके एक सिंगल वेक्टर देगा, क्योंकि 2 वेक्टर को ऐड करना मतलब क्या मिलना, सिंगल वेक्टर। ये सिंगल वेक्टर मिलेगा, उसको आप R बार में ऐड करोगे, राइट। तो P बार प्लस Q बार, मैंने ब्रैकेट डाला, मतलब हम पहले किसका एडिशन कर रहे हैं, P और Q का। ये कंबाइन होकर क्या मिलेगा, सिंगल वेक्टर। और इस सिंगल वेक्टर को किस में ऐड करोगे, R में। या फिर और आप ऐसा भी कर सकते थे, आप P बार में Q और R का रिजल्टेंट डाल सकते थे, राइट।
इस केस में हमने पहले P और Q को ऐड किया, सिंगल वेक्टर बन गया, उसमें कौन ऐड कर दिया, R बार। इस केस में हमने P को एज इट इज रखा, किसको ऐड किया, Q और R। Q और R को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर मिलेगा, किसने ऐड कर दिया उसको, P में। दीज टू आर इक्वल। मतलब एसोसिएटिव क्यों बोला है, इसका मतलब देखो दोनों में कॉमन कौन है, Q। यहाँ पे पी क्यू, वहां पे क्यू आर, ब्रैकेट के अंदर कॉमन कौन है, क्यू। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है कि जब आप तीन वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो क्यू को आप पी से एसोसिएट करो या क्यू को आप आर से एसोसिएट करो, एंड रिजल्ट इज सेम। क्लियर, गुड। तो इसको प्रूव करना है अब, हाउ यू विल यू प्रूव दिस। तो एक काम करेंगे, इसको भी सेम लॉजिक से प्रूव करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कितने वेक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दो। तीसरे पे चलेगा क्या, नहीं। तो अब वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लो, एलएचएस से स्टार्ट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार। पहले मैं पी और क्यू को ऐड कर लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, P plus Q will give me a resultant vector which starts from tail of P and that head of Q, मतलब O to B। करेक्ट। इसको मैं बोल देता हूं लेट अस से R1 बार। करेक्ट। तो ये जो P plus Q आया, ये P plus Q क्या आएगा, क्या आएगा ये R1 बार। उसमें क्या ऐड करूंगा मैं, R बार, और लिख दूंगा मैं where R1 bar is equal to P plus Q, right? Good, clear? Then in this case ये हो गया ऐड। अब किसको ऐड करना है, R1 और R को। मतलब अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन दोनों को फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि दो वेक्टर को आपने ऐड कर लिया, कंबाइन होकर क्या बन गया, वो सिंगल वेक्टर। तो अभी दो को भूल जाओ, अभी एक ही की बात करो। तो P और Q मिलके क्या बन गया, R1। अब R1 और किसको ऐड कर रहे हो, R। तो अभी वापस कितने वेक्टर है, दो। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है हमको, फाइनल रिजल्टेंट विल स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ R1। R1 का टेल कौन है, एंड एट C। तो ये आपका आ गया फाइनल रिजल्टेंट। मैं इसको बोल देता हूँ F बार, फाइनल रिजल्टेंट, क्योंकि अभी R यूज हो गया ना। मैंने इसके लिए बुक में नोटेशन चेंज किए हैं, नोट्स में मैंने P को A बोला है, Q को B बोला है और R को C बोला है। वो भी करके दूंगा, बट पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, हाँ अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, O से, खत्म कहाँ पे हुआ, C पे। ये आपको मिल गया लेटर से F बार, इसको F1 बोल दो, राइट, करेक्ट। तो what do you get here is finally R1 बार और R बार को ऐड करने के बाद कौन मिला, F1 बार। नाउ इमेजिन हमको अब राइट हैंड साइड के लिए सेम करना है। राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड P बार प्लस इनसाइड ब्रैकेट Q बार प्लस R बार, राइट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप पहले Q और R को ऐड कर लो। Q और R को ऐड कर लिया तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग Q और R को जब ऐड करूंगा तो कितने वेक्टर मिलेंगे, सिंगल। वो सिंगल वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा, कहां खत्म होगा, राइट। तो ऐसा आएगा, इसको बोलता हूं मैं R2 बार। इसका मतलब अब Q और R का काम हो गया खत्म, क्योंकि Q और R ऐड होके क्या मिल गया, R2। इसका मतलब what I can write down here is P plus R2,
अब वापस से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग P प्लस R2 विल गिव मी अ सिंगल वेक्टर। वो सिंगल वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा, कहां खत्म होगा, इसको बोल देंगे F2, बराबर, करेक्ट। तो अल्टीमेटली अगर आप पूरा पिक्चर देखोगे तो दिस इज कंप्लीट पिक्चर, मतलब फाइनली आपका जो रिजल्टेंट है, मतलब सब ऐड करने के बाद O से स्टार्ट हुआ C पे खत्म, यहाँ पे भी O से स्टार्ट हुआ C पे खत्म। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो F1 बार आया और राइट हैंड साइड में जो F2 बार आया, दे आर द सेम। मतलब आपने क्या प्रूव किया, ट्राइंगल वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, राइट। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, बाय चेंजिंग द नोटेशन नाउ। मैंने टेक्स्ट बुक में, मतलब मैंने नोट्स में, टेक्स्ट बुक में तो डायग्राम्स दिए नहीं है आपको शायद, तो आई विल जस्ट यूज द सेम नोटेशन दैट आई हैव यूज्ड इन द नोट्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से इसको मैंने बोला है, क्या बोला है, सम नेम। तो अभी डू नॉट माइंड मच, सिर्फ इतना याद रखना, इसको मैं P पॉइंट बोल देता हूँ और वेक्टर को मैं बोल देता हूँ A। इसको मैं बोल देता हूँ Q पॉइंट और वेक्टर को बोल देता हूँ B, राइट। इसको आई कॉल दिस एज C वेक्टर and I will give it some name, something maybe let us say S, so I'll call this as S, some name S R whatever it is। सिर्फ R छोड़ के मैं वेक्टर के लिए R नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ? Do you remember resultant vector is a single vector which gives you combined effect of all the vectors together and is denoted by R bar। तो कैपिटल R bar किस लिए रिजर्व किया था हमने? रिजल्टेंट के लिए। तो ओनली फॉर दैट रीजन, सिर्फ उसके लिए मैंने यहाँ से R बार को हटा दिया, क्योंकि क्या होगा फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि R बार तो क्या होता है, रिजल्टेंट। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर दैट रीजन हम नॉर्मली जब 2 3 4 वेक्टर को ऐड करते हैं तो R बार किसी को भी नाम नहीं देते, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो दैट इज व्हाई। तो अब हमको प्रूव करना है वेक्टर एडिशन ओबेस एसोसिएटिव लॉ। तो कैन यू टेल मी एसोसिएटिव लॉ in this case, what will be associative law? मैंने P, Q और R के लिए आपको लिख के दिया था, तो A, B और C के लिए क्या होगा? A बार प्लस B बार प्लस C बार, मतलब B इज एसोसिएटेड विथ A, और A बार प्लस B बार प्लस C बार, मतलब B is associated with C, they are same, correct। then एक एक करके वापस से हम प्रूव करेंगे। तो वी विल फर्स्ट टेक which side, left hand side। so what we will do is we will first take left hand side, right। हाँ, ये हटाना है, I know this should not be here of course, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओके गुड, ये बाद में आएगा, दिस विल कम लेटर। तो फिलहाल तो 3 ही वेक्टर है, O से P है A, P से Q है B और Q से S है C, राइट। अब पहले ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। क्या था लेफ्ट हैंड साइड? A बार प्लस B बार प्लस C बार, राइट। तो पहले हम A बार और B बार को सॉल्व करेंगे। तो A बार और B बार को सॉल्व करना मतलब रिजल्टेंट वेक्टर मिलना विच स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ A एंड दैट हेड ऑफ B, मतलब O टू Q। इसको मैंने नाम दिया था R1 बार, राइट। तो इसको हम बोल देंगे दिस इज इक्वल टू R1 बार प्लस, देन इन दिस केस अब A और B का हो गया काम खत्म। जब A और B का काम खत्म तो इसको मैं हटा देता हूँ, ओरिजिनल डायग्राम में रखूंगा, बाकी आई विल रिमूव। ओरिजिनल डायग्राम में मैं सब रखने वाला हूँ, यहाँ पे इसको निकाल दिया। अब आप R1 बार में किसको ऐड कर रहे हो? C बार में।
So what is resultant? Start from O, ends at S. Start from tail of R1, ends at head of C. राइट, तो ये जो भी कुछ रहेगा इसको नाम दे देंगे R बार। और यही रीजन था, दिस वाज द ओनली रीजन कि मैंने वहां से R को हटा दिया, क्योंकि R इज नॉर्मली रिजर्व फॉर रिजल्टेंट। गुड, क्लियर। आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ये था, इफ यू रिमेंबर, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, बी एसोसिएटेड विद सी। तो पहले हम किसको किसको ऐड करेंगे? बी और सी को। बी और सी को ऐड करना मतलब रिजल्टेंट वेक्टर बी के टेल से स्टार्ट होना और सी के हेड पे एंड होना, मतलब दिस इज व्हाट यू हैव। इस वेक्टर को मैं बोल दूंगा R2 बार, तो दिस इज R2 वेक्टर रिजल्टेंट, और इसको यहां से कर देंगे डिलीट, राइट। देन you will get this as this is equal to a bar plus R2 bar, और आ गया a bar plus R2 bar। अब a bar और R2 bar को ऐड करने का मतलब a bar के टेल से R2 के हेड तक वेक्टर, तो you will get a vector which is starting from here and ending here। लेकिन ये वेक्टर और पिछले वेक्टर दोनों क्या है? सेम है, तो दिस इज इक्वल टू अगेन R बार, करेक्ट, सेम है। आप चाहो तो नाम चेंज करके बता दो, फिर बाद में बोलो नहीं दोनों सेम है। इसको बोल दूंगा R, इसको बोल दूंगा R डैश, फिर बोलूंगा नहीं वेट, ये O से स्टार्ट हुआ S पे खत्म हुआ, ये भी O से स्टार्ट हुआ S पे खत्म हुआ, और बात तो एक ही है। therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड था A associated B associated with A plus C, A plus B associated with C, hence proved। गुड, क्लियर। तो अगर मैंने एग्जाम में पूछा prove that vector addition obeys associative law, so will you be able to prove? Yes, पक्का। तो फिर मैं एग्जाम में पूछूंगा, तो पक्का फिर you will get your marks। Done? Good। Then जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, वैसे और एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, अब कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये लॉ और ट्राइंगल लॉ ये दोनों अलग अलग चीज है ही नहीं, दीज आर सेम। तो दो टॉपिक क्यों दिए हैं? अब दिए है तो दिए, क्या कर सकते हैं। और कहीं भी बताया नहीं है ऐसा कि सेम है, उल्टा कॉम्प्लिकेट करके रखा है, भाई वो अलग ये अलग, कोई अलग अलग नहीं, सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहे थे, लेट अस गो बैक हियर, ये था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। उसमें हमने क्या बोला था? हमने बोला था टेकन इन ऑर्डर, राइट। इफ two vectors p bar and q bar of the same type are represented in magnitude and direction by two sides of an incomplete triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side starting from tail of first vector and ending at head of second vector। तो जो टेकन इन ऑर्डर था, दिक्कत वहां थी। टेकन इन ऑर्डर का मतलब जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो ओनली व्हेन जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ट्राइंगल लॉ आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मे बी जो दूसरा वेक्टर है और जो पहला वेक्टर है वो दोनों के दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, हो सकता है, राइट।
तो अब फिर ऐड कैसे करेंगे, तो हाउ विल यू ऐड दीज टू नाउ, तो इसके लिए हमने एक नया लॉ बना दिया जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ मतलब पैरेललोग्राम क्या है तो पता होगा ही। व्हाट इज पैरेललोग्राम? अ क्वाड्रिलैटरल विथ अपोजिट फेसेस पैरेलल टू ईच अदर। एक चीज समझ लो, पैरेललोग्राम के बहुत सारी वैरायटी है। सबसे पहला वैरायटी है उसका स्क्वायर, द मोस्ट सिंपलेस्ट वेरिएंट ऑफ ऑल। ये क्वाड्रिलैटरल है। व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रिलैटरल? फोर साइड्स, राइट? तो a quadrilateral with all the sides of same length is a square। तो क्वाड्रिलैटरल में वैरायटीज है, यू शुड नो दिस, इसको बोलते हो स्क्वायर। देन दूसरा वैरायटी क्या बोलते हैं उसको? रेक्टेंगल, करेक्ट? A quadrilateral with opposite sides of equal length and two sides perpendicular to each other is a rectangle, right? A parallelogram is also quadrilateral। सिर्फ इतना है कि इस केस में अपोजिट साइड्स दे आर पैरेलल, राइट? लेकिन जो दो बाकी के दो साइड है दे आर नॉट परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। तो यू हैव दिस एज पैरेललोग्राम। इसको क्या बोलते हो? पैरेललोग्राम, करेक्ट? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल लेकिन एंगल 90 नहीं है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में सारे के सारे एंगल कितने होते हैं? 90 होते हैं। यहाँ पे 90 नहीं होते। यहाँ पे दो अपोजिट एंगल होते हैं एक्यूट, और बचे हुए दो अपोजिट एंगल्स होते हैं ऑब्ट्यूज, सच दैट टोटल सम इज 360, राइट? तो बेसिक बेसिक याद रखना। वेल बाय द वे, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ये पैरेललोग्राम ही है। जिस भी स्ट्रक्चर में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो वो होता है पैरेललोग्राम। तो ये दो स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम हो गए। क्लियर? गुड। तो अब याद रखना, जब हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम मतलब नॉर्मली इन जनरल मैथमेटिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर। गुड। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे हमने वहां बोला था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ट्राइंगल बना था क्या? नहीं, हमने बनाया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कंप्लीट है क्या? नहीं। तो कंप्लीट करो। कंप्लीट कैसे करते हो? ये जो पी वेक्टर है इसको एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दो। ये जो क्यू वेक्टर है इसको एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दो। हो गया कंप्लीट। अब क्योंकि ये और ये पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में, तो दोनों हो गए सेम। ये और ये हो गए सेम। फिर इसको नाम दे दूंगा, जैसे सब नेम सी, कुछ तो नाम देना ही है, सीधे राइट? क्लियर यहाँ तक? अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़े से वर्ड्स चेंज होंगे। इफ टू वेक्टर्स p bar and q bar of the same type are represented in magnitude and direction by two adjacent sides, क्योंकि ये adjacent है, adjacent मतलब they are starting from the same point। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस। if two vectors p bar and q bar of the same type are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of an incomplete parallelogram, taken in order नहीं बोल सकते, राइट? और इनकम्प्लीट नहीं बोला तो भी चलेगा क्योंकि हमने कंप्लीट किया ही है। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय, यहाँ पे थर्ड साइड नहीं, यहाँ पे बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट? तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड है नहीं, क्योंकि वो ट्रायंगल है नहीं, वो कौन है? पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट in this case is the diagonal of parallelogram starting from the same common point, क्योंकि जहां से P स्टार्ट हुआ वहीं से Q स्टार्ट हुआ और वहीं से रिजल्टेंट भी स्टार्ट हुआ। ट्रायंगल लॉ में ऐसा नहीं था। ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट का
ट्राइंगल लॉ में रिजल्टेंट का स्टार्टिंग पॉइंट था टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और एंडिंग पॉइंट था हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम। तो P और Q जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से कौन स्टार्ट हो रहा है, रिजल्टेंट। तो तीनों के तीनों वेक्टर्स का रिजल्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, कॉमन पॉइंट। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो पहले इसको एज अ स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम बाद में इस केस में ये देखेंगे कि यही ट्रायंगल लॉ है, कुछ नया नहीं है। दिस इज द सेम थिंग, दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू। कैसे? लेट अस शो। ये था ट्रायंगल लॉ, राइट। इसको अगर मैं हटा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिमूव दिस, तो ट्रायंगल लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जहाँ पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां पे सेकंड वेक्टर स्टार्ट हुआ। लेकिन मैंने अभी भी बताया, हमारी मर्जी, हमारी हमारी मर्जी है ना कि हम इस वेक्टर को, कौन से वेक्टर को, क्यू वेक्टर को जहां चाहे वहां रखे। इट्स अप टू मी। मैंने उठा के यहाँ रख दिया, करेक्ट हो गया। पैरेललोग्राम लो, दिस इज पैरेललोग्राम। कैसे? ये जो वेक्टर है इसको एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, करेक्ट। ये इसको भी एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, बन गया, डन, करेक्ट। सिर्फ ये याद रखना, वेक्टर्स को आप जहां चाहो वहां रखो, पर दो कंडीशन। एक तो डायरेक्शन चेंज मत करना, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड चेंज मत करना। हमने दोनों ही नहीं चेंज किया, तो वो ट्राइंगल लॉ ही क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देयर इज नो डिफरेंस, दैट इज व्हाई रिमेंबर, मैंने आपको इसके लिए बताया कि जब ट्राइंगल लॉ की हम बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिख दिया, हमने कहीं पे भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का इक्वेशन फाइंड नहीं किया है। रिजल्टेंट का कितना मैग्नीट्यूड डोंट नो, अभी तक हमने बात ही नहीं की उसकी। अगर मैं बोलता हूँ ट्राइंगल लॉ में कि पी बार का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, क्यू बार का मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, एग्जाम्पल, तो आर बार रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 + 10 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। 10 - 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं है। तो कितना है नहीं पता, क्योंकि हमने इक्वेशन ही नहीं फाइंड किया। क्यों नहीं फाइंड किया? क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि ट्राइंगल लॉ पे आएंगे, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ स्टार्ट करेंगे, फिर बोलेंगे कि अरे ये कुछ नया नहीं है, ये वही है, वही है। होता है ना, जब अपने यहाँ पे किसी कंपनी का प्रोडक्ट कम बिकता है, कोई कंपनी का प्रोडक्ट कम बिकता है तो क्या करता है, पैकिंग चेंज करता है, नाम चेंज करता है, बात खत्म। तो पैरेललोग्राम ये क्या है, नया पैकिंग है। किसका नया पैकिंग है? ट्राइंगल लॉ का। मतलब जो भी फॉर्मूला आप ट्राइंगल लॉ के लिए बनाते वही सेम बनेगा पैरेललोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, इधर ही फॉर्मूला बना लेंगे रिजल्टेंट का और वो वहां पे यूज कर देंगे, बोलेंगे दोनों सेम। क्लियर? गुड। तो रिमेंबर दिस, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमेशा पता होना चाहिए ये। अब इसको स्टेट कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे, थ्योरी पार्ट में पूरा आराम से लूंगा। पहले पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करना, मतलब मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। पहले वो देख लेते हैं, स्टेटमेंट कल लिखते बैठेंगे हम, पहले इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू डिराइव। अब अनफॉर्चुनेटली जैसे पैरेललोग्राम में 90 डिग्री एंगल आता ही नहीं है। अगर 90 डिग्री एंगल होता तो कम से कम मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेता, है क्या यहाँ पे? तो जबरदस्ती बनाओ, एक काम करो। नहीं है क्योंकि फिर कुछ बचेगा नहीं ना करने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। इसको एक्सटेंड करके यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और ये जो एक्सटेंडेड लाइन है, कौन सा लाइन है एक्सटेंडेड, कौन सा लाइन, ओ ए। ये जो एक्सटेंडेड लाइन ओए पे सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बोल देंगे डी। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, दो बन गए एक्चुअली, ओ सी डी और एक ए सी डी।
चाहिए था एक, बन गए दो, तो दोनों का यूज करेंगे अब। एंड रिमेंबर, ये जो दो हमारे पास वेक्टर्स थे, कौन से दो वेक्टर थे, पी बार एंड क्यू बार, ओरिजिनली तो दो ही थे ना, रिजल्टेंट तो हमने फाइंड किया। इन दोनों में एंगल है थीटा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। तो थीटा इज एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। रिजल्टेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो किसका एंगल है ये, पी बार एंड क्यू बार। अब कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी डी। ये जो ओ सी डी ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, ओ सी। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी स्क्वायर will be equal to OD square plus DC square, correct? Then OC square equal to, लेकिन ये जो OD है ये OA और AD है, तो OD is OA plus AD का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। You know what is A plus B ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? बट वेट अ मिनट, दो राइट एंगल ट्राइंगल थे, कितने थे, दो। हमारे पास क्या आया, AD स्क्वायर प्लस क्या आया, DC स्क्वायर। लेकिन AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ये आएगा AC स्क्वायर। तो ये जो दूसरा ट्राइंगल था, उस दूसरे ट्राइंगल से ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर। देयरफॉर OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस AC स्क्वायर। बट वेट, OC ये कौन सा वेक्टर है, R मतलब कौन, R स्क्वायर। उसके बाद OA कौन है, P, तो P स्क्वायर प्लस 2OA कौन था, P, AD पता करेंगे, फिलहाल रखो, फिलहाल ऐसे रख दो, AD प्लस AC। लेकिन AC और ये OB दे आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब AC कौन है, Q, तो ये क्या आ गया, करेक्ट। तो सिर्फ कौन रह गया अब, AD, राइट। अब डू यू नो व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, पता है, तुमको नहीं पता, सपोज मेरे पास ऐसा एक लाइन है, इसको दो पैरेलल लाइंस कट कर रहे हैं, तो यू हैव अ लाइन, राइट, एंड टू लाइंस आर कटिंग दिस लाइन। If this angle is theta, this angle is also done, very good. So if you know this, look, ये theta तो ये कितना फिर, by corresponding angle theorem you have theta. Do you know what is the definition of cos theta, sin theta, cos theta adjacent upon hypotenuse। तो इस डायग्राम से अगर मैं cos theta लेता हूं, what is adjacent of cos, AD upon what is hypotenuse, so what is AD, AC cos theta, but what is AC, Q, तो क्या आया, Q cos theta। तो यहाँ जो AD हमारे पास नहीं था वो मिल गया, तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos theta, क्योंकि AD क्या है, Q cos theta प्लस Q स्क्वायर। ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या है, स्क्वायर है। हमको स्क्वायर चाहिए था क्या, नहीं, हमको क्या चाहिए, R, ये क्या है, R स्क्वायर। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, तो मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ P एंड Q एंड एंगल बिटवीन P एंड Q। तो R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। तो क्योंकि मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया कि ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कोई अलग अलग चीज है ही नहीं, नहीं है ना,
तो यही फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा, करेक्ट। तो ट्राइंगल लॉ आए या फिर पैरेललोग्राम लॉ आए तो फॉर्मूला रिजल्ट में क्या आएगा, द सेम। बट एक दिक्कत है, वो छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा है, थीटा एंगल कौन सा है ही नहीं, है क्या? नहीं तो फिर बनाओ, कैसे बनाओ? इसको क्या किया था हमने, एक्सटेंड, ये एंगल क्या आया था, तो थीटा एंगल ही आएगा, राइट। सिर्फ ट्रायंगल लॉ में हम दिखाते नहीं है ये एंगल, वो होता है बट वी डोंट शो इट, क्लियर। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की, वेक्टर के पास दो चीज होती है, क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कल के लेक्चर में हम डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। किसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट का। एंड वेट अ मिनट, जस्ट टू टेल यू, डायरेक्शन कभी भी एंगल से पता लगता है। कैसे? अगर आपको याद होगा, मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको डायरेक्शंस, याद है क्या? ये कौन, ये कौन, दिस, दिस, करेक्ट। अगर मुझे बताना है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट से 45 होता है, ये नॉर्थ से भी 45 होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 45 डिग्री ऐसा लिख दिया तो ये बाय डिफॉल्ट है कि ये डायरेक्शन कौन सा है, मतलब एंगल भी आपको क्या बता सकता है, डायरेक्शन, करेक्ट। सिमिलरली if I show something like this here, which is this direction, north west, मतलब अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो नॉट नेसेसरी हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करोगे, अगर आप एंगल बता देते हो तो भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। हमने यहाँ पे, हम अल्टीमेटली ट्राइंगल लॉ हो या फिर पैरेललोग्राम लॉ हो, हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, डायरेक्शन चाहिए, तो अब डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी बार चाहिए, तो ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे अल्फा। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप यहीं से फाइंड करोगे, आप यहां से भी कर सकते थे, इसको बोलेंगे बीटा। तो अगर आप अल्फा और बीटा फाइंड कर लेते हो, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड तो आपने पहले ही फाइंड करके रखा है, राइट। तो मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड किया, डायरेक्शन अलग से फाइंड किया, तो फाइनली यू हैव रिजल्टेंट वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो पार्ट हम करेंगे कल कंटिन्यू।